स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो विषय है ना वो बहुत दिलचस्प है। हम भारत की प्रमुख झीलों के सफ़र पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सफ़र बहुत लंबा और मज़ेदार होगा। मतलब हम मीठे पानी की झीलों से शुरू करके खारे पानी के लैगून और वो रहस्यमयी क्रेटर वाली झीलें भी। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में हम हमेशा की तरह जो पिछले 20 साल के PYQs है ना उन पर भी बात करेंगे। सही कहा आपने। और पता है, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो झीलें होती है ना वो सिर्फ पानी का कोई ठहरा हुआ जमाव नहीं है। तो फिर और क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये पृथ्वी की भौगोलिक हलचलों और पारिस्थितिकी की एक तरह से जीवित गवाह हैं। मतलब इनके बनने के पीछे इतिहास में कोई ना कोई बड़ी हलचल जरूर रही है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झीलों की, यानी जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर की वुलर झील का। जी, वुलर झील। UPPCS के नजरिए से तो ये एक और फैक्ट है कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन एक बात सोचिए, पहाड़ों के बीच इतनी विशाल झील आखिर बनती कैसे है? मतलब जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो उनकी गति थोड़ी सुस्त हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। असल में भू आकृतिक दृष्टि से अगर देखें तो वुलर झील मुख्य रूप से एक गोखुर झील है, जिसे हम ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। अच्छा, ऑक्सबो लेक। हाँ, मैं बताती हूँ होता क्या है कि जब झेलम नदी घाटी में बहती है ना तो पहाड़ से नीचे आने के बाद सीधा बहने के बजाय वो सांप की तरह बल खाते हुए चलती है, मतलब सर्पाकार बहाव में। और समय के साथ नदी जब कोई शॉर्टकट लेती है तो वो जो सर्पाकार मोड़ होता है वो मुख्य नदी से कटकर अलग हो जाता है। ओहो, तो वो करटा हुआ हिस्सा ही झील बन जाता है। बिल्कुल, एकदम गाय के खुर के आकार का। और इसके अलावा वुलर झील के इतने विशाल होने के पीछे टेक्टोनिक गतिविधि यानी प्लेटों के खिसकने का भी बड़ा हाथ है। जमीन धंसने से वहां पानी जमा होने की जगह बन गई। समझ गए। और परीक्षाओं के लिए यहाँ एक और फैक्ट है जो याद रखना चाहिए। इस झील के मुहाने पर तुलबुल परियोजना स्थित है। ये UPPCS का बहुत ही फेवरेट सवाल है। जी, तुलबुल परियोजना बहुत अहम है। इसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत की ओर रुख करते हैं। मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील तो मतलब दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक अजूबा है ना? क्योंकि इसी झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मिट्टी और वनस्पति का इतना बड़ा हिस्सा पानी पर तैर कैसे सकता है? ये बड़ा ही लाजवाब सवाल है। असल में ये कोई साधारण द्वीप नहीं है। स्थानीय भाषा में इन्हें फुमडी कहा जाता है। फुमडी? हाँ, फुमडी। ये मरे हुए पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत ही मोटा स्पंज जैसा जाल होता है। और मजे की बात यह है कि इनका सिर्फ 20% हिस्सा ही पानी के ऊपर होता है। अच्छा, तो बाकी 80% नीचे डूबा रहता है? बिल्कुल। सड़े गले पौधों से जो गैसें निकलती है ना वो इन्हें पानी पर तैरने में मदद करती हैं। और आपको पता है, इसी तैरती हुई जमीन पर एक बहुत ही संकटग्रस्त जीव पाया जाता है। सांगाई हिरण? हाँ, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। और ये मणिपुर का राज्य पशु है। जब ये हिरण इन स्पंज जैसी फुमदियों पर चलता है तो वो अपना संतुलन बनाने के लिए उछलता है, जिससे लगता है कि वो नाच रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होगा। लेकिन लोकटक झील के बारे में एक और बात है। मतलब इसका पानी आता कहाँ से है? इसका अपवाह प्रतिरूप कैसा है? यहाँ अभिकेंद्रीय अपवाह यानी सेंट्रीपेटल ड्रेनेज का सिद्धांत काम करता है। मतलब जैसे एक बहुत बड़ी कटोरी हो और चारों तरफ की पहाड़ियां अपना पानी उसी में गिरा रही हों। एकदम सटीक उदाहरण है ये। पानी बाहर जाने के बजाय एक केंद्र की ओर आता है। मणिपुर की पहाड़ियों का सारा पानी इसी बेसिन में इकट्ठा होता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील की। इस झील की स्थिति मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच बैठी है, एकदम किसी रेफरी की तरह। सही कहा, रेफरी की तरह। असल में ये एक डेल्टाई झील है। अच्छा? जब कृष्णा और गोदावरी नदियां डेल्टा बनाती हैं तो उन दोनों डेल्टाओं के बीच जो खाली जगह बची वहां दलदली मीठा पानी भर गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। इसी क्रम में कुछ और प्रमुख झीलों का जिक्र कर लेते हैं जो परीक्षाओं में मैचिंग वाले सवालों में अक्सर आती हैं, जैसे कश्मीर की डल झील जिसे श्रीनगर का गहना कहते हैं।
जी, और वहां भी लोकटक की तरह तैरते बगीचे होते हैं। हाँ, जिन्हें राड कहा जाता है। बिल्कुल। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां माना दर्रे के पास देवताल झील है। ये अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती नदी का उद्गम मानी जाती है। और राजस्थान के उदयपुर की जैसमंद झील भी है। इसे ढैबर झील भी कहते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित है। बिल्कुल, ये एक कृत्रिम झील है। इसे जल संरक्षण के लिए तैयार किया गया था। यहीं से कहानी बदलती है। मीठे पानी से अब हम खारे पानी की ओर चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आखिर लगून होता क्या है। इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि समुद्र के तट पर लहरों से रेत जमा होने लगती है। रेत की एक दीवार सी बन जाती है। हाँ, जिसे सैंड बार कहते हैं। तो जब ये अवरोध बन जाता है तो समुद्र का कुछ पानी मुख्य समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है। और क्योंकि ये समुद्र का ही पानी है तो ये खारी होती है। समझ गई। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ भारत और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील चिल्का का रुख करते हैं। ये उड़ीसा में है और यूपी पीसीएस में कई बार पूछी गई है। चिल्का झील की पारिस्थितिकी बहुत अनोखी है। यहाँ खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है, इसलिए यहाँ इराविदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। अरे वाह! और इसके बीच में नालबान पक्षी अभयारण्य भी है। साथ ही ये भारतीय नौसेना का एक बहुत अहम प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब आगे बढ़ते हैं सांभर झील की तरफ, जो राजस्थान में है। यूपी पीसीएस का एक बहुत बड़ा कोर फैक्ट है कि इसमें सर्वाधिक अंतःस्थलीय लवणता है, यानी हाईएस्ट इनलैंड सैलिनिटी। जी, सांभर झील का बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। वो नमक उत्पादन की वजह से। बिल्कुल, भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8 से 9% हिस्सा अकेले इसी रामसर साइट से आता है। इसके साथ ही हमें पुलिकट झील की भी बात करनी होगी, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में है और 16% तमिलनाडु में। और सबसे खास बात यह है कि इस झील और बंगाल की खाड़ी के बीच श्रीहरिकोटा द्वीप मौजूद है। अच्छा, जहां इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। जी हाँ, भौगोलिक रूप से ये जगह रॉकेट लॉन्च के लिए बहुत सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं केरल की। केरल के तट की खूबसूरती तो हम सब जानते हैं। वहाँ के जो लगून होते हैं ना, उन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कयाल। और इन्हीं में से एक है वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है, करीब 96.5 किलोमीटर लंबी। और ओणम के मौके पर यहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी होती है। वो जो नावों की रेस होती है। बिल्कुल, स्नेक बोट रेस। और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप भी है, जहां से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता था, जिसका पुराना नाम NH-47A था। अब आगे बढ़ते हैं उन झीलों की तरफ जो क्रेटर झीलें हैं, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की रहस्यमयी लोनार झील। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष से कोई गोली आई हो और धरती पर ये गड्ढा बना दिया हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका निर्माण सच में प्लीस्टोसीन काल में एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। ये एक बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर झील है। लेकिन हाल ही में इसका पानी गुलाबी क्यों हो गया था? ये बड़ा अजीब है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इसके खारे पानी में हैलोफिलिक आर्किया नाम के विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, जो एक लाल रंग का पिगमेंट छोड़ते हैं। उसी के वजह से पूरी झील का पानी रहस्यमयी तरीके से गुलाबी दिखने लगता है। इसके बाद हम चलते हैं सिक्किम की चोलमू झील की ओर, जिसे त्सो लामो भी कहते हैं। ये समुद्र तल से लगभग 5330 मीटर ऊपर है, यानी भारत की सबसे ऊंची झील। और आपको बता दूं, सिक्किम की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी झील के पास से होता है। इसी क्रम में पेंगोंग त्सो का जिक्र भी जरूरी है, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच फैली है। हाँ, और ये एंडोर्हिक यानी गतिरोध युक्त खारे पानी की झील है, जिसका केवल 1/3 हिस्सा ही भारत में आता है। इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ के ठीक ऊपर स्थित गांधी सरोवर या चौराबारी ताल की बात करें तो मुझे तो 2013 की केदारनाथ आपदा याद आ जाती है। बहुत ही भयंकर आपदा थी वो। असल में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से उस झील की दीवार टूट गई थी, जिससे मंदाकिनी नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। खैर, अब बात करते हैं पिछले 20 वर्षों के झीलों से जुड़े यूपीपीसीएस और आरओएआरओ के PYQ प्रश्नों की। ये बहुत अहम हिस्सा है। जी,
तो पहला सवाल था शाला झील के बारे में। परीक्षाओं में इसे मैचिंग में पूछा गया था और ये अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास स्थित है। और बड़खल झील जो हरियाणा के फरीदाबाद में है, वो एक मानव निर्मित झील है। सही कहा। तीसरा है लोकतक झील जो मणिपुर में है और इसका संबंध तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ से है। ये हमने भी डिस्कस किया। अष्टमुड़ी झील जो केरल में है, वो कयाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। और पांचवा है उत्तराखंड की रूपकुंड झील, जिसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। अच्छा, वो जहां तलहटी में सैकड़ों मानव कंकाल मिले थे। जी हाँ। छठा प्रश्न है फुलर झील जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। हाँ, और यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है ना। बिल्कुल सही। और आखिरी प्रश्न है सूर सरोवर या कीठम झील के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में है और एक रामसर साइट भी है। वाओ, इन सभी झीलों की कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे देश का भूगोल कितना विविध है। सच में, ये झीलें सिर्फ ठहरे हुए पानी का स्रोत नहीं है। ये उल्कापिंडों के टकराव से लेकर हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने तक पृथ्वी के गहरे इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक को सीक्वेंस में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।